मेरे प्रिय छात्रों, अब हम बरसते बादल पाठ से संबंधित भाषा की बात की ओर आगे बढ़ेंगे। इस भाषा की बात के अंतर्गत बरसते बादल पाठ में 5 व्याकरण संबंधी विषय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वे हैं पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग, पद परिचय, समास, शब्द संक्षेप। ध्यान दीजिए, बरसते बादल व्याकरण कार्य के अंतर्गत आपको जितना व्याकरण की एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है उतना ही आपको मैं आसानी से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आगे मैं आपके लिए व्याकरण संबंधी एक एक विषय पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। अपना ध्यान केवल विषय पर दें और समझने का प्रयास करें। एक्सप्लेनेशन संबंधी विषय को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से बना है, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान, वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, माने समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थक शब्द माने समान रूप से अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। उदाहरण पर देखा गया तो पानी, पानी को हम और क्या कह सकते हैं? जल, नीर, वारी आदि। इस पानी के नाम अलग है मगर अर्थ एक है। इस तरह नाम अलग रहने पर भी समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आया छात्रों? चलो छात्रों, फिर अब हम बरसते बादल पाठ में किन शब्दों से संबंधित पर्यायवाची शब्द पूछे गए? तरु, गगन, घन। तरु के समानार्थ शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? पेड़, वृक्ष, पादप, विटप आदि। गगन आकाश, नभ, अंबर, आसमान। घन, घन आपको पता है ना? घन माने मेघ, बादल, जलद, पयोधर। इसके बाद क्या दिया गया है? वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहले वाक्य माने क्या है? वाक्य का अर्थ होता है सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह माने अर्थ सहित शब्दों का समूह। फिर क्या है? प्रयोग। किन का प्रयोग? दिए गए शब्दों का प्रयोग। कौन से शब्द दिए गए हैं? मेघ, तरु। अब इन शब्दों को हम वाक्य के रूप में प्रयोग में लाएंगे। श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हुए पानी बरसाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस वाक्य में मेघ शब्द का प्रयोग हुआ? हाँ, हुआ। इसी तरह अगले शब्द का वाक्य प्रयोग लिखेंगे। वर्षा के बिंदु तरुओं से छूकर छमछम आवाज करते हुए धरती पर गिरती है। इन दोनों वाक्यों को देखने पर हमें क्या पता चलता है? दिए गए शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग में लाना है और वाक्य अर्थ सहित रहना है, माने मीनिंगफुल रहना है। ध्यान दें, आप अपनी आलोचना के आधार पर दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग लिख सकते हो। इसके बाद पद परिचय। पद माने क्या है? सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह शब्द पद कहलाता है। अब हमें
परिचय देना है। किसका परिचय देना है? वाक्य में पूछे गए शब्द का पद परिचय देना है। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, अपना पूरा परिचय देते हैं, उसी प्रकार दिए गए शब्द का पद परिचय व्याकरण के आधार पर देना है। किस पद के बारे में पूछा गया? बादल। साधारण रूप से आपको पता है बादल एक संज्ञा है। इसके बाद क्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या है? बरसते हैं। हमें वचन और लिंग की पहचान के लिए क्रिया के अंत पर ध्यान देना है। क्रिया के अंत में ता रहता है तो वहाँ पुल्लिंग एकवचन, क्रिया के अंत में ते रहकर है के ऊपर अनुस्वर रहता है तो वहाँ पुल्लिंग बहुवचन, क्रिया के अंत में ती रहता है तो स्त्रीलिंग एकवचन, क्रिया के अंत में ती रहकर है के ऊपर अनुस्वर रहता है तो स्त्रीलिंग बहुवचन। क्रिया पर ध्यान दीजिए। बादल बरसते हैं। बरसते क्रिया है और है के ऊपर अनुस्वर है, माने क्रिया के अंत में ते रहकर है के ऊपर अनुस्वर रहता है तो पुल्लिंग बहुवचन है। तो बादल का पद परिचय क्या हुआ? बादल संज्ञा है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। अब समास के बारे में जानेंगे। समास दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त माने छोटा, और आस का अर्थ होता है कथन माने दो या दो से अधिक शब्दों का एक संक्षिप्त या छोटा कथन बनाना। इसका अर्थ यह हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द या एक नया छोटा शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। उदाहरण, श्रम का दान। पहला शब्द कारक चिन्ह, दूसरा शब्द। तो प्रिय छात्रों, ये दो शब्दों के बीच के कारक चिन्ह को हटाकर पहला शब्द श्रम, दूसरा शब्द दान, दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? वेरी गुड, श्रमदान। माने दो शब्दों के मेल से एक नया संक्षिप्त शब्द बन गया, इसे समास कहते हैं। शब्दांश के लोप को जानने की पद्धति को समास का विग्रह कहते हैं। समास का विग्रह बनने की पद्धति के आधार पर समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम पाठ से संबंधित समास को सीखेंगे। तो समास के अंतर्गत आपको दिए गए शब्द पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन शब्दों पर ध्यान दिया गया तो पेड़ पौधे ये दो शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द है और दो शब्दों के बीच में स्थिति योजक चिन्ह है। इन दोनों शब्दों का विग्रह लिखने के लिए बीच में स्थिति योजक चिन्ह हटाकर और या वा जोड़ा जाता है। चलो प्रिय छात्रों, ये पेड़ और पौधे के बीच में स्थिति योजक चिन्ह हटाकर और शब्द जोड़ने पर समास का विग्रह क्या बन गया? पेड़ और पौधे, पशु पक्षी, पशु और पक्षी। इस तरह के समास को द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास को कैसे याद रखें? द्वंद्व समास वाले शब्द, दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में स्थिति योजक चिन्ह रहता है। समास का विग्रह लिखने के लिए स्थिति योजक चिन्ह हटाकर और या वा शब्द जोड़ा जाता है। इसके बाद शब्द संक्षेप। संक्षेप में लिखिए। संक्षेप माने छोटा, छोटा करके लिखिए। किसको छोटा करके लिखिए? शब्द को छोटा करके लिखिए। पहला शब्द क्या है? मन को भाने वाला। दूसरा शब्द क्या है? मन को मोहने वाला। भाने वाला, इसे हम भावन कह सकते हैं। अब
को कारक चिन्ह को हटाकर भावन शब्द को मन शब्द से जोड़ दीजिए। तो अब शब्द संक्षेप क्या हुआ? मन भावन। दूसरा, मन को मोहने वाला। मोहने वाला को हम कह सकते हैं मोहन। अब को कारक चिन्ह हटाकर मोहन शब्द को मन शब्द से जोड़ दीजिए। शब्द संक्षेप क्या बन गया? वेरी गुड, मन मोहन। तो प्रिय छात्रों, आज का विषय यहाँ पर समाप्त करेंगे। हर छात्र को ध्यान में रखकर बरसते बादल पाठ को 3 भागों में आसानी से समझाने का प्रयास किया गया। आप सब जन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियोस देखिए, आपको बरसते बादल पाठ पूरी तरह आसानी से समझ में आ जाएगा। इन वीडियोस को तैयार करने में मुझे प्रोत्साहित किए गए समस्त अध्यापक मित्रगण को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। मेरी एक्सप्लेनेशन की पद्धति अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। अगले विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।